हेलो गाइस। तो अब जिन अपने डैड के रूम के बाहर आकर उनसे सिर्फ इतना ही बोलती है कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो प्लीज इतना जान लें, मैं अच्छे से पहचानती हूँ कि आप मेरा हमेशा फायदा ही चाहते हैं, लेकिन इस फैसले से बेशक मेरा नुकसान ही क्यों ना हो, मैं खुद उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी। लेकिन मैं अपनी लाइफ के फैसले अपने हाथ से खुद ही करना चाहती हूँ। जब तक डैड बाहर निकले थे, यिन अपने रूम में चली जाती है। अब जब आंटी लान यिन के कमरे में आती है तो पता चलता है कि वो पैकिंग कर रही है। कहती है कि डैड का मूड बहुत खराब है, मैं सोच रही हूँ थोड़े अरसे के लिए मूव आउट कर जाऊँ, शायद जब वो ठंडे मिजाज के हो जाएंगे तब मैं वापस आऊंगी और दोबारा बात करूंगी। और उसी टाइम पर डैड कमरे के बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। आंटी लान ने उनका शैडो देख लिया था तो वो यिन से पूछने लगती है कि ये जो फैसला तुमने लिया है, क्या तुम इसमें सीरियस हो? क्या तुम ग्वांगशी से शादी करना चाहती हो? क्या तुम उसके साथ अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हो? तो यिन कहती है मुझे फ्यूचर का कुछ पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ग्वांगशी मेरा सोलमेट है। आंटी लान कहती है कि मैं तुम्हारी इस फैसले में सपोर्ट करती हूँ, तुम भी मेरी फैमिली हो और ग्वांगशी भी, दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं अगर डरती थी तो सिर्फ इस बात से कि अगर फ्यूचर में तुम लोगों की आपस में कोई लड़ाई हो जाए या तुम लोगों को लगे कि ये फैसला गलत है तो फिर मैं किसकी साइड पर खड़ी होंगी। लेकिन ये तो साफ था कि आंटी लान की तरफ से कोई इनकार नहीं है। अब वो जब डैड के पास आती है तो उनसे कहती है कि आप इतने बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, फिर भी बच्चों की तरह छुप कर कमरे के बाहर से बातें सुन रहे थे, हिम्मत थी तो अंदर आ जाते। लेकिन डैड कहते चाहे जो भी हो जाए मैं ये रिश्ता अप्रूव करने वाला नहीं हूँ। उधर जिन फोन पर ग्वांगशी को बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन ईरान की तरफ चली जाऊँ, लेकिन ग्वांगशी कहता है कि मेरे होते हुए तुम क्यों ईरान की तरफ जाती हो, तुम मेरे अपार्टमेंट में मूव इन कर जाओ। और ये बात सुनते ही जिन खुश हो जाती है क्योंकि ग्वांगशी चाहता था कि इस मुश्किल समय में वो उसका साथ दे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे पिक करने के लिए बाहर रोड पर खड़ा हुआ था। आज जिन उससे कहती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं हमेशा डैड की पाबंदियों की वजह से तंग आ जाती थी कि मैं कब मूव आउट करूंगी, लेकिन अब जब मैंने मूव आउट करा है तो मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। उधर जीबू को भी जैसे ही पता चलता है कि उसकी सिस्टर चली गई है तो वो बहुत सैड हो जाता है और आंटी लान उससे कहती है कि अब तुम नहीं अपनी सिस्टर वाली सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। उधर ग्वांगशी इसी टाइम पर अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा रहा था। अपने साथ शिफ्ट कराने के लिए उसे बहुत सारी एक्सेसरीज चाहिए थी। यहाँ पर जिन थोड़ी सी कंजूसी करती है, लेकिन ग्वांगशी ने दिल खोलकर उसकी पसंद की हर चीज उसे खरीद कर दी थी। उधर आंटी लान ने भी फैसला किया था कि डैड बहुत बिगड़ चुके हैं, अब उनको मैं ही सुधारूंगी। अब वो घर आ जाती है और उन्होंने सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, फ्रिज में रख दी थी। कहती है कि बच्चे तो तुम्हें पसंद नहीं, ना ही जिन ना मेरा ग्वांगशी, तो फिर तुम्हें मैं कहाँ से पसंद आई? अब मेरे हाथ बना हुआ खाना भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और ये जान लो कि जो भी घर के सारे काम जिन किया करती थी, अब वो सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे पर आने वाली है, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई है। और खुद वो अपनी डांसिंग क्लासेस लेने के लिए चली जाती है। जबकि उधर चन उसको मनाने में थोड़ी तो दिक्कत हुई थी, लेकिन फाइनली उसने भी जिन को उस घर में एक्सेप्ट कर लिया था। जिन ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वांगशी अच्छे से जान चुका था कि ये कितनी सैड है। वो उससे कहती है कि तुम जरा भी परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड बाय साइड खड़ा हूँगा। और तो और उसने उसकी सारी स्किन केयर आइटम्स को भी वॉशरूम में अच्छे से सेट करके रख दिया था और अपना कमरा तो उसने उसको दे दिया था। उसके लिए अच्छा सा बेड सेट करता है और कहता है कि ठीक से नींद पूरी करना और तुम इजी रहो, इसलिए मैं बाहर सो रहा हूँ। खुद अपने लिए बाहर बेड बिछाता है और वहीं पर ही सोने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिन ऑफिस में जाती है तो सभी गॉसिप्स कर रहे थे कि देखना अब इसकी खैर नहीं, जर्लिन ने वो केस छोड़ दिया था और लग रहा था कि उनकी कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है। जियांग मान को लगता था कि अब ये फाइनली फायर होकर रहेगी और सीईओ के सामने मैनेजर कॉन्ग ने उसका इमेज काफी खराब कर दिया था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिसेस जैंग ने वो क्लाइंट उनको इंट्रोड्यूस कराया था, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो खुद रिजाइन कर गई है। वो ये सुनते ही काफी परेशान हो जाती और उनसे मिलने के लिए जाती है। वो उस वक्त अपनी पैकिंग कर रही थी और एससी कंपनी की तरफ से दिए हुए सारे अवार्ड्स उन्होंने अब कचरे के डब्बे में फेंक दिए थे, क्योंकि उनका यही सोचना था कि जो कंपनी आपको रिस्पेक्ट ना दे तो फिर इन अवार्ड्स की कोई वैल्यू नहीं। वो जाते जाते उसे सिर्फ इतना ही कहती है कि मैनेजर कॉन्ग की मेरे सीट पर बहुत अरसे से नजर थी, अब मैं और फाइट करने के मूड में नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहती हूँ। 2-3 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं दोबारा से फील्ड में आऊंगी और तब तक के लिए तुमने मेरी जगह लेनी है और तुमने एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ हर चीज का सामना करना है। और यिन भी यही चाहती थी कि मिस लान की दी हुई कुर्बानी बेकार में ना जाए। वो अपनी टीम के पास आती है और उन सारों को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग रेलेवेंट टास्क दे देती है। अब उसके पास थोड़ा सा टाइम बचा था। अगर उस गेमिंग कंपनी के साथ उनकी निगोशिएशंस ना हुई तो फिर उनके लाइव स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। यही बात शाया भी फौरन से कॉल करके
जीबू को बताती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब सारे लोगों ने मिलकर यही फैसला किया था कि वो लोग एक मीटिंग करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरह से जिन और गुआंगशी का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना है। तब वो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे एक जगह डिनर करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना अपना मशवरा दे रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट तो याओ का मशवरा था। वो कहता है कि मैं डैड हूँ और मैंने ये सारा कुछ फैमिली लाइफ के प्रॉब्लम्स भी देखे। मेरे ख्याल से इसके डैड को जब तक ये रियलाइज नहीं कराते कि गुआंगशी उनके लिए बेस्ट सन इन लॉ है और वो उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता है, तब तक वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर कोई विकेट किस्म के आइडियाज आप लोगों ने सोचे कि खुद ही जल्दी में मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लो, तो इससे डैड और ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और वो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन के शायद वो गुआंगशी को व्हील चेयर पर भी पहुंचा देंगे, यीबू का कहना था। और यहाँ पर सबसे मजे की बात ये थी कि जिरान, जिसकी कभी याओ से बनती नहीं थी, उसने इस आइडिया में याओ को सपोर्ट दी थी और वो बातों में ये बोलती है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो याओ उससे पूछता है कि इसका मतलब है तुम्हारा मेरा रिश्ता भी नहीं, लेकिन वो कहती है इस बारे में मत सोचना, समझो ये मेरी रेड लाइन है। जबकि उधर शाया और यीबू दोनों ने फैसला किया था कि वो ऑफिस के काम में जिन की हेल्प करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उसकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि और वो डोमेस्टिक इश्यूज को हैंडल कर सके। उधर जिन को दिखाते हैं गुआंगशी और आंटी लान ने मिलकर उसके लिए बहुत अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया हुआ था और वो ये खाते हुए बहुत खुश हो जाती है। गुआंगशी उससे वादा करता है कि मैं मम्मी से खाना बनाना सीख रहा हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए कुकिंग किया करूँगा। उधर डैड को खुद ही डम्पलिंग्स बनाने पड़ते हैं और वो भी उनसे बिल्कुल बॉयल हो गए थे। अब वो यीबू को खाने के लिए आवाजें दे रहे थे जबकि वो अंदर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो खुद ही उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ये सारा कुछ देखते हैं तो उस पर बहुत चिल्लाते हैं, उसका सेटअप भी खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ लिमिटेड एडिशन है, डैड इसको मत टच करें। लेकिन वो कहते हैं कि तुम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। वो एकदम बागी बन जाता है और कहता है कि डैड अब जमाना बदल गया है, मैं इसी को कैरियर चूज करना चाहता हूँ। तो वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फिर मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ पर आंटी लान भी आ जाती है और वो यीबू की साइड लेती है और डैड को वहाँ छोड़ यीबू को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद डैड देखते हैं तो वो घर में बिल्कुल अकेले थे। इतने में जिनको कॉल आती आंटी लान की कि डैड हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। वो घर पर अकेले थे और उन्होंने इमरजेंसी में कॉल करी थी। अब वो सारे ही परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डैड को देखकर पता चलता है कि वो कुछ नाटक कर रहे थे। थोड़ा बहुत उनका बीपी हाई जरूर हुआ था, लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर उनको डिस्चार्ज करने की बात करते थे, कहते थे कि मेरी धड़कन बंद हो रही है, मुझे सफोकेशन हो रही है। अब यहाँ पर यीन अपने डैड का ख्याल रखती है। आंटी लान भी चली जाती है। वो चाहती थी कि शायद इसी बहाने यीन और डैड की सुलह हो जाए, लेकिन डैड यीन को और गुआंगशी को दोनों को ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। अब वो दोनों कमरे के बाहर डैड का वेट कर रहे होते हैं। डैड उठते हैं और फौरन से बाहर झांकने लगते हैं। देखते हैं तो यिन वहाँ सो रही थी, जबकि गुआंगशी ने उनको वहाँ खड़े हुए देख लिया था। वो जैसे ही अंदर कमरे में जाकर उनको देखता है तो पता चलता है कि वो चालाकी तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी निशानियाँ छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर बैठकर गुआंगशी उनसे बोलने लगता है कि अगर आप जाग रहे हैं तो मेरी बात सुन लें, अगर नहीं जाग रहे तो समझे मैं खुद से बात कर रहा हूँ। वो उनको बताता है कि यिन ने बहुत मजबूरी में घर छोड़ा है और जब से वो बाहर निकली है कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि उसने आपको मिस ना किया हो। उसकी आंखों में आंसू थे घर छोड़ते हुए, और वो उनको रियलाइज कराता है कि यिन आपसे कितना प्यार करती है। अब गुआंगशी और यिन हॉस्पिटल में सारी रात बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी लान और यीबू भी वहाँ आ गए थे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद आंटी लान को शक होने लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि डैड ये सारा कुछ नाटक कर रहे थे। इतने में डॉक्टर भी आ जाता है। अब वो आंटी लान के डर से फौरन से वहाँ से डिस्चार्ज होना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर एक और न्यूज दे देता है। कहता है कि इनके लंग्स पे एक शैडो है, इसका मतलब है इनके लंग्स में कोई ना कोई इश्यू तो जरूर है। उसके लिए हम और टेस्ट कराएंगे, क्या बीमारी है ये भी डायग्नोज करनी है। ये सुनते ही डैड दोबारा से बिस्तर पर लेट जाते और अब की बार वो खांसी करने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा आखिरी टाइम बस आने ही वाला है। अब जब बाकी लोग वापस जा रहे थे तो रास्ते में यीबू बहुत सैड नजर आता है। डैड ने अब दोबारा से उसे धमकी दे दी थी कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पर तवज्जो दो। वो जाता है खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस सब हालात से वो कैसे निकलेगा, जबकि गुआंगशी बेचारा वो हमेशा डैड का भी ख्याल रखता था और यिन का भी। यिन के ऑफिस में ज्यादा काम था, वो छुट्टी नहीं कर सकती थी, तो वो उसे अक्सर खाना भी पहुंचाता था और उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा देता था। वो बहुत बार डैड का दिल जीतने की कोशिश करता है। जो भी वो खाने पीने को मांगते थे दूर दूर से उनके लिए लेकर आता था। यहाँ पर आंटी लान डैड से बोलती है, मुझे पता है एक ना एक दिन मेरा बेटा तुम्हारा दिल जीत ही लेगा।
लेकिन डैड उसके सामने हमेशा रूडली बिहेव करते थे और उसके बाहर चले जाने के बाद उसकी लाई हुई चीजें चोरी चोरी खाने लगते थे। लेकिन डैड जो भी कर रहे थे गुआंगशी खुशी खुशी ये सारा कुछ बर्दाश्त करने को रेडी था। अब वो रात को बाहर बेंच पर सो रहा था तो डैड बाहर निकलते हैं। उसे इस हालत में सोए देखकर उन्हें उसकी काफी परवाह होने लगती है और वो पास से गुजरते हुए लोगों से भी कहते हैं कि ऊंचा मत बोलो, मेरा बेटा सो रहा है। डैड की रिपोर्ट्स आ चुकी थी। उनकी बीमारी कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं थी लेकिन फिर भी डेंजरस थी। यहाँ पर गुआंगशी उनसे कहता है कि मैंने शंघाई के सब बड़े डॉक्टर्स से कांटेक्ट किया है, आप खतरे से बाहर हैं और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन डैड को फिर भी लग रहा था कि जैसे पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। वो कहते हैं कि जिन बेशक बड़ी हो गई है, जॉब भी करती है, लेकिन फिर भी वो दिल से बिल्कुल एक बच्ची की तरह है, उसे भी अपना ख्याल रखना नहीं आता। यहाँ पर गुआंगशी बताता है कि मुझे भी अच्छे से पता है और वो बचपन की बहुत सारी बातें जिनकी डैड को सुनाता है। डैड आज हैरान थे कि इतने अच्छे से उसे ऑब्जर्व करता था। वो बताता है कि उसे डांसिंग का कितना शौक था और वो डांस करते हुए बहुत सुंदर लगती थी। बेशक उसे डांस अच्छे से नहीं आता था लेकिन उसके फेस पर स्माइल और जो खुशी उसे मिलती थी मैं उसी में खुश था। एक्चुअली गुआंगशी था ही ऐसा, जो चीज जिन को खुशी देती थी वो बस उसी में ही खुश हो जाता था। यहाँ पर डैड को भी उसकी बातों से रियलाइज होता है कि गुआंगशी जिन को बहुत अच्छे से जानता है और वो उनसे वादा भी करता है कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई यिन भी सुन रही थी और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।